आप सबने 2005 में आई अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की मूवी ब्लैक तो ज़रूर देखी होगी। उस मूवी में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उनको 2005 का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड दोनों ही मिले थे। लेकिन इस वीडियो में हम वो मूवी के बारे में बात नहीं करने वाले। आपने देखा होगा कि उस मूवी में अमिताभ बच्चन को एक बीमारी थी। उससे शुरू में वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूलने लगते हैं और आखिर में वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी को पहचानते भी नहीं। हम आज उस बीमारी के बारे में बात करेंगे। उस बीमारी का नाम है अल्जाइमर्स डिजीज़। हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जानेंगे कि वो किसको होती है, क्यों होती है, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हो या फिर इस बीमारी का इलाज क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बीमारी होती किसको है। ये बीमारी ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को होती है, मेनली अबोव 75 ईयर्स ऑफ एज। 75 ईयर्स के ऊपर के लोगों को ये मेनली होती है। कभी कभी वो 40 या 50 साल की उम्र को भी होती है, उसको अर्ली अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं। और इन केसों में जेनेटिक फैक्टर भी होता है, लेकिन ऐसे केस 1% से भी लेस होते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है। तो अल्जाइमर डिजीज़ है क्या। अल्जाइमर डिजीज़ में स्लोली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है। इसका मतलब क्या है? डिमेंशिया का मतलब है भूल जाना। स्लोली प्रोग्रेसिंग का मतलब है कि धीरे धीरे बढ़ना। तो अल्जाइमर डिजीज़ में आदमी की याद रखने की शक्ति धीरे धीरे कम होती है। ये बहुत ही स्लो होता है, कई बार सालों लग जाते हैं और कई बार तो दशकें भी लग जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है, मतलब बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही है। अब ये जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये ब्रेन की बीमारी है। हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट 100 बिलियन सेल्स होते हैं। सेल मतलब कोश। हमारे ब्रेन के सेल की ये खास बात होती है कि एक सेल बहुत सारे सेलों से जुड़ा हुआ होता है और ये सेल एक दूसरे के बीच में मैसेज की आप-ले करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। तो इन सेलों के बीच में ये फंक्शन अच्छे से होने के लिए, मैसेज की आप-ले अच्छे से होने के लिए उनको कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ब्लड की ज़रूरत होती है। जब इन सेल्स का, इन नेटवर्क्स का फंक्शन खराब होते हैं तो ये बीमारी चालू होती है। तो ब्रेन में ऐसा होता क्या है अल्जाइमर्स डिजीज़ में? ऊपर से देखा जाए तो ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एट्रोफी होती है। उसका मतलब कि ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है, जो ब्रेन है, वो सिकुड़ने लगता है। आप एक एप्पल को बाहर खुले में बहुत दिनों तक छोड़ दो, उस पर पानी वानी कुछ नहीं डालो, तो वो कैसे सिकुड़ने लगता है, सूखने लगता है। उसी तरह से हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स सूखने लगता है ब्रेन के सेल्स डैमेज होने की वजह से। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो तो ब्रेन में क्या चेंजेस हुए होते हैं। अभी हमने देखा कि ब्रेन के सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है कि दो तरह के प्रोटीन्स सेल में डिपॉजिट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं और ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो पहला प्रोटीन होता है एबी अमाइलॉइड। तो एबी अमाइलॉइड के प्लेक्स जो ब्रेन के सेल्स हैं उसके बीच में इकट्ठे होने लगते हैं, तो ब्रेन के सेल्स का संदेशों का आवाहन अटकता है। और दूसरा प्रोटीन होता है टाउ। टाउ ब्रेन के सेल्स के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं। तो ये दो प्रोटीन एबी अमाइलॉइड और टाउ सेल के अंदर और सेल के बीच की जगह में जो इकट्ठे होते हैं, उसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन खराब होता है। और ये जो डिपोजिशन, इकट्ठे होने की जो प्रक्रिया है, पहले ब्रेन के एक हिस्से में चालू होती है, फिर पूरे ब्रेन में फैलती है। इसी की वजह से साल दर साल अल्जाइमर डिजीज में तकलीफें बढ़ती ही रहती हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था अल्जाइमर डिजीज़ का, ताकि लोग सामान्य जुबान में, आसान ज़बान में इस बीमारी में ब्रेन में क्या होता है वो समझ सकें। अब यह जानेंगे कि इस बीमारी में पेशेंट को तकलीफ क्या होती है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी तो होती है। शुरू में आदमी अभी कही हुई बातें भूल जाता है, अभी कुछ चीज़ सुनी हो वो भूल जाता है। वो भूल जाता है कि हमारे बीच में ये बातचीत हुई है। वो एक ही चीज़ बार बार बोलता रहता है या फिर एक ही सवाल बार बार दोहराता रहता है। सामने वाला जवाब दे देता है, फिर भी वही चीज़ दोहराता रहता है। वो चीज़ें जहाँ रखी है वो भूल जाता है कि मैंने कहाँ रखी थी। बाहर घूमने गया होता है तो भूल जाता है कि घर जाने का रास्ता कहाँ है। अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी भूल जाता है, उनके नाम तक भूल जाता है। बीमारी जब बहुत बढ़ती है तो आईने में वो खुद को भी नहीं पहचान पाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, नंबर्स भी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। वो नंबर्स अच्छे से पहचान नहीं पाते। 2, 2, 4, 5 होते हैं, वो नहीं पहचान पाते। तो फाइनेंशियल काम, बैंकिंग काम, ये सब वो नहीं कर पाते। बाद में जजमेंट और बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होता है। मतलब गैस चालू किया है तो अब उसको बंद करना पड़ेगा, एसी चालू किया है तो उसको बंद करना पड़ेगा, वो भी भूल जाते हैं।
धीरे धीरे जिस काम में प्लानिंग की ज़रूरत हो या फिर जिस काम में एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करना हो, वैसे काम करने में भी तकलीफ होती है। जैसे कुकिंग है, जैसे बाथिंग है, जैसे ड्रेसिंग है, कपड़े पहनना वो भी भूल जाते हैं। अंदर कौन सा कपड़ा पहनना है, बाहर कौन सा कपड़ा पहनना है, वो भी भूलने लगते हैं। बाद में पर्सनालिटी और बिहेवियर में भी चेंज आता है। डिप्रेशन आता है, आइसोलेशन आता है, विड्रॉल आता है, इंटरेस्ट चला जाता है लोगों में, बातचीत में, दुनिया से ही इंटरेस्ट चला जाता है। एकदम से अचानक गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स होता है, कभी एकदम दुखी होते हैं, कभी एकदम अच्छे होते हैं, और इनहिबिशंस चले जाते हैं, लोगों के सामने कपड़े निकाल देते हैं। ऐसा सब भी हो सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं अल्जाइमर डिजीज के। रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब कौन से लोगों को, कौन से रिस्क वाले लोगों को ये बीमारी होती है। सबसे पहले तो ओल्ड एज, मेनली ये बीमारी 75 ईयर्स के ऊपर के लोगों को होती है। दूसरा, फीमेल में ये बीमारी ज़्यादा होती है। तीसरा, फैमिली हिस्ट्री, अगर माँ या बाप को ये बीमारी थी तो बच्चों को ये आने की शक्यता ज़्यादा होती है। एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब आप बहुत धुएं में रहते हो, ट्रैफिक एग्जॉस्ट के पास रहते हो, तो आपको ये बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा है। लाइफस्टाइल और बैड हैबिट्स, एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये जो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं, ये भी ये बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। अब होता है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, मतलब इस बीमारी को रोक कैसे सकते हैं, या फिर इस बीमारी एक बार हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का ना कोई डेफिनेटिव प्रिवेंशन है, ना कोई ट्रीटमेंट है। कुछ दवाइयां हैं जो इस बीमारी के प्रोग्रेशन को थोड़ा धीमा करती है, लेकिन इस बीमारी को पूरी तरह से रोकने की या इस बीमारी को रिवर्स करने की कोई दवा नहीं है। आजकल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स और NMDA एंटागोनिस्ट इस बीमारी के लिए यूज होते हैं, जो सिर्फ इस बीमारी के प्रोग्रेशन को थोड़ा धीरा करते हैं। मतलब बीमारी में जो तकलीफें बढ़ती हैं, उस बीमारी की बढ़ने की प्रक्रिया को थोड़ा स्लो करते हैं। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये कोई ट्रीटमेंट का रिवर्सल नहीं है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप वही कर सकते हो जो आपके हाथ में है। जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंजेस आप ज़रूर कर सकते हो। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, स्लीप पैटर्न अच्छी रख सकते हो, दारू छोड़ सकते हो, सिगरेट छोड़ सकते हो, बीपी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हो, पतले रह सकते हो, ओबेज नहीं होगे। तो ये सब रिस्क फैक्टर को हटा के आप अपने चांसेस इस बीमारी को होने के कम कर सकते हो। बस यही आपके हाथ में है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या किसी बीमारी के बारे में आप आसान शब्दों में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हो कि डॉक्टर को दिखाए बगैर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कौन सी दवाइयाँ आप मेडिकल स्टोर से खुद ले सकते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।